डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर से हूँ। मैं आज आप लोग को एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस लॉ के विषय में फेमा एक्ट के विषय में बताऊंगी। ये यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर रेगुलेशन, इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फेमा, पेनल्टीज और अपील, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में एक अच्छी दशा प्रदान करने की कोशिश की गई है फेमा एक्ट को। उदारीकरण के करीब आने के लिए और विदेशी अर्थव्यवस्था के अधिक निकट आने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया है। विदेशी विनिमय और विदेशी व्यापार से संबंधित संशोधनों को कानूनी रूप दिया गया है। पहले 1973 में फेरा एक्ट बनाया गया था। फेरा एक्ट के ही पुनर्विचार का मन था, लेकिन इसे फेरा को रद्द करके नया कानून बनाया गया है। दूसरी चीज आती है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन। 1993 में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें हुए हैं, जैसे विदेशी विनिमय, रिजर्व बैंक में काफी वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, व्यापार कर को अधिक विवेकपूर्ण बनाया गया है। चालू खाते की परिवर्तनीयता, विदेशों में भारत के निवेश का उदारीकरण, स्टॉक एक्सचेंज में विनिवेशकों की भागीदारी, ये सब इसमें लिया गया है। 1998 के विधेयक की समाप्ति हुई है लैप्स ऑफ बिल। फेरा को रद्द करके 4 अगस्त 98 को एक विधेयक प्रस्तुत किया और इसमें सुधार करके 23 दिसंबर 98 को लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। विदेशी विनिमय कानून का संगठन एवं संशोधन, विदेशी व्यापार का सरलीकरण करने के लिए और विदेशी विनिमय बाजार हमारा अच्छे ढंग से चलता रहे, इसलिए भी उसको व्यवस्थित उसका विकास हो, इस कारण से ये एक्ट बनाया गया है। अब हम इसमें इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में आता है अधिकृत व्यक्ति क्या है। तो अधिकृत व्यक्ति किसे बोलेंगे? जो कि इस फेमा एक्ट के अंतर्गत अधिकृत हुआ हो, एथोराइज्ड हुआ हो। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा परिवर्तन करवाना चाहता है वह इसमें शामिल हो सकता है। तो विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति को व्यवहार करने के लिए इसको अधिकृत किया गया है। और इसमें समुद्र के किनारे के बैंकों को भी लिया गया है। दूसरी चीज आती है करेंसी। तो करेंसी में चेक, ट्रेवलर चेक, साख, विनिमय पत्र, क्रेडिट कार्ड, सभी प्रकार के प्रपत्र सम्मिलित हैं जिन्हें रिजर्व बैंक सहमति देगा। फिर करंट अकाउंट को लिया गया है। करंट अकाउंट में भी क्या आ जाता है कि कुछ व्यक्ति जिनके संबंधी बाहर रहते हैं, जिनके पत्नी बाहर है, बच्चे बाहर हैं, उनको पैसा भेजना है, माता पिता बाहर हैं, उनको पैसा भेजना है, तो ये सारे पेमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। बिना कोई भी व्यक्ति एथोराइज्ड हुए अब बाहर पैसा नहीं भेज पाएगा, उसको इसमें एथोराइज्ड होना आवश्यक है। चालू खाता व्यवहार भी इसी के अंतर्गत आता है कि जो भी चालू खाता होगा वो एथोराइज्ड व्यक्ति ही अपना करंट अकाउंट बना सकता है और पैसा बाहर भेज सकता है। फिर इसका रेगुलेशन और मैनेजमेंट आता है। अब देखेंगे हम कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फेमा एक्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए विदेशी विनिमय व्यापार वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो अधिकृत नहीं हो। रिजर्व बैंक जिसको एथोराइज्ड करेगी वही व्यक्ति इस फेमा एक्ट के अंतर्गत कार्य कर सकता है। बाहर के व्यक्ति को ना तो धन दिया जा सकता है, ना ही उसके खाते में कोई पैसा डाल सकता है जब तक कि इसमें एथोराइज्ड वह नहीं होगा। भारत के बाहर संपत्ति प्राप्त करने के लिए और किसी भी प्रकार के सौदे में शामिल नहीं हो सकता, उसको इसमें अधिकृत होना जरूरी है। माल व सेवाओं का कोई भी निर्यात करना है तो रिजर्व बैंक निर्धारित एक फॉर्म बनाया है। उस फॉर्म में जिस माल को बाहर भेजना है, भारत से बाहर,
उस फॉर्म को पूरा भरना पड़ेगा और उसके बाद वो जब सही देखेगा तो घोषणा करेगा कि ये माल बाहर जा सकता है। ये रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें विदेशी करेंसी, विदेशी विनिमय, विदेशी निर्यात, ये सारे शब्द आ जाते हैं। उसके बाद आता है पेनाल्टीज क्या है। पेनाल्टी में क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम को उल्लंघन करेगा तो उसको जितना धन होता है उसमें आएगा, उसके तिगुने धन का वो दंड का भागी होता है। धन का निर्धारण यदि नहीं हो पाता है, मान लीजिए धन का निर्धारण नहीं हुआ, तो उसको 2 लाख रुपए तक का अपने पास से पैसा दंड के रूप में देना पड़ेगा। ये पेनाल्टी है। उल्लंघन जारी रहता है, मान लीजिए कि ये उल्लंघन जारी है तो 5,000 रुपए तक का प्रतिदिन के हिसाब से भी उसको दंड देना पड़ सकता है। ऐसे उल्लंघन की कोई भी करेंसी दंड जो लगेगा, प्रतिभूति केंद्रीय सरकार उसको जब्त कर सकती है इस पैसे को। उसके बाद नागरिक कैद है। यदि कोई व्यक्ति दंड वाले धन को सूचना के 90 दिन के अंदर नहीं पटाता है, नहीं पैसा देता है, तो उस नागरिक को जेल में डाला जा सकता है। ऐसी कैद की सजा तभी दी जा सकती है जब निर्णयकर्ता अधिकारी उसे नियंत्रित तिथि पर अपने सामने प्रस्तुत होने का अवसर दे, तो इसको जेल हो सकती है। ऐसी कैद की सजा तभी दी जा सकती है जब संपत्ति का हस्तांतरण बेईमानी से या अर्थदंड में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। गिरफ्तारी का वारंट, यदि कोई व्यक्ति बाहर भाग जाता है तो उसको गिरफ्तारी का वारंट भी उसके खिलाफ निकाला जा सकता है। ये सब पेनाल्टी के अंतर्गत आ रहा है। यदि कोई इस व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो गिरफ्तारी का आदेश कब होता है, यदि वो व्यक्ति पेश नहीं होगा तो उसकी गिरफ्तारी का भी आदेश दिया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर पेशी, दोषी व्यक्ति जो होता है उसको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होना आवश्यक होता है। जमानत देने पर उसे छोड़ा जा सकता है। दंड की मात्रा के अनुसार कैद, यदि दंड की मात्रा 1 करोड़ रुपया से अधिक है, मान लीजिए पेनाल्टी लगाई गई और वो 1 करोड़ से ज्यादा की आ रही है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष का नागरिक कैद में भी रख सकते हैं यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है फिल्म एक्ट का। तो यदि दोषी व्यक्ति चाहे तो एक आवेदन के द्वारा ऐसा कर सकता है 180 दिन के अंदर, 180 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के अधिकारी संतुष्ट होने पर मामले को चाहे तो समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये सारी पेनाल्टीज हुई जो दंड का भागी बनेगा उसके लिए है ये। अब अपील आती है। अपील कौन करेगा? अपील जो है वो नियुक्ति केंद्रीय सरकार एक या अधिक विशेष इसके जो डायरेक्टर होते हैं, जो निर्णयकर्ता होते हैं, अधिकारी के विरुद्ध अपील के लिए नियुक्त कर सकता है। क्षेत्र का निर्धारण, केंद्रीय सरकार इनके क्षेत्र निर्धारण कर देती है, अधिकारी नियुक्त कर देती है जो कि इसमें अपील को देखते हैं और इनको 45 दिन के भीतर निर्णयकर्ता को अधिकारी के प्रति पाने के लिए 45 दिन के भीतर अपील कर देनी चाहिए। निर्धारित रूप से अपील नहीं होने पर उन्हें सजा का भी प्रावधान है। नागरिक न्यायालय का अधिकार है कि सभी अधिनियम के प्रावधान की दृष्टि से सिविल कोर्ट के समान इनको अधिकार संपन्न होगा। सिविल कोर्ट के अनुसार इनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। अपील न्यायाधिकरण की जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार जितने सदस्य चाहे उतनी उचित व्यवस्था कर सकती है। जितने सदस्य केंद्रीय सरकार चाहती है उतने सदस्य वो रख सकती है और एक अध्यक्ष रहेगा उसमें। इस विषय में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम और होगा उसे मैं ऑनलाइन जानकारी दे सकती हूँ।